एनसीईआरटी का 6 स्टैंडर्ड से हम सोशल स्टडीज, सोशल साइंस के हिसाब से भी ये यूज़फुल होगा। और जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री इसमें कवर होती है। तो यहाँ पर क्या कब हम जो बुक पढ़ रहे हैं वो है कि हमारे माजी, इसको हम उर्दू में थोड़ा जानेंगे ताकि हमको इंग्लिश में भी आसानी हो बाद में। तो हम इसको हिंदी में करेंगे क्योंकि इतिहास हमारा अतीत, क्योंकि इससे क्या होगा कि उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों को भी आसानी हो जाएगी। डायरेक्ट डायरेक्ट इंग्लिश भी नहीं रहेगा। तो क्या कब कहाँ और कैसे। रशीदा का सवाल है कि रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही है। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वो सोचने लगी कि ये कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। ये ऐसे सोच रही है। तो कैसे पता लगाए। ये जानने के लिए कि क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो। कि मतलब क्या तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिससे उस समय की समृद्धि हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाना जा सकता है। तो ये है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग क्या खाते थे, मतलब फूड, कैसे कपड़े पहनते थे क्लॉथिंग के ताल्लुक से, किस तरह के घरों में रहते थे तो शेल्टर। हम आखेट को, मतलब शिकारियों, जो शिकारियां है, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ रहते थे। अभी एक सवाल आता है शेल्टर के ताल्लुक से। तो मानचित्र जो बताया हुआ है उसमें, ये मानचित्र दिया हुआ है, यानी कि नक्शा, यानी कि थार, यहाँ पर चंबल, ये सारी चीज़ें, ताप्ती नदी वगैरह, ये ऐसे दिख रहा है हमको। लेकिन इसके बारे में पहले पढ़ेंगे कि इसमें नर्मदा नदी का पता लगाओ कि नर्मदा नदी यहाँ पर कहाँ है। तो आपको कहीं मिल रही है कि नर्मदा नदी, ये गंगा मिली है, महानदी मिली है, नर्मदा कहाँ रही, सिंधु। अब जिसको पता होगा तो वो डायरेक्टली उसी जगह पर ध्यान केंद्रित करके लगा सकता है। किसी को यमुना नदी मिलेगी, नर्मदा कहाँ पर है। ऑनलाइन से ढूंढिए। कावेरी मिली है, नर्मदा। ये नर्मदा नदी भी है। तो अब जैसे कि आपको ये बहुत देर लगाने के बाद मिला, तो अब नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, सेंटर में देखेंगे डायरेक्ट। तो अब हम देखते हैं कि कई, ये हमने पता लगा लिया, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। तो आखेट मतलब क्या होगा, कभी भी आ जाता है एग्जाम में, आखेट तो शिकार। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पश्चिमी, अब उत्तर पश्चिमी बोलिए तो कहाँ पर रहेगा, सुलेमान और किथर पहाड़ियाँ ढूंढिए। उत्तर पश्चिम, ये देखिए,
उत्तर और पश्चिम की ओर सुलेमान। और कौन सा है? ये किरथर। तो लेफ्ट साइड में फिर आप देखेंगे, ये पता लगा लिए। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जैसे फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़ बकरियों और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पूर्व, अभी क्या हुआ उत्तर पश्चिम, तो मतलब ये उत्तर और पश्चिम की देर हो गई। अब उत्तर पूर्व में, तो उसमें क्या लगाना है, तथा मध्य में भारत में विंध्य पहाड़ियों का। तो विंध्य पहाड़ियां पता लगाइए अब। यहाँ पर गारो पहाड़ियां, विंध्य पहाड़ियां पता लगाना। ये देखिए सेंटर ही बोला था उसने, मध्य में। और कौन सा बताया था? उत्तर पश्चिम, पश्चिम की ओर। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऐसे आपको याद रखना है। तो ये विंध्य पहाड़ी ये लगा दी हमने पता। अब ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां से पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित। नेक्स्ट चलते हैं। मानचित्र पर सिंधु। अब सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो सिंधु को ढूंढते हैं। ये देखिए सिंधु नदियां मिल गई। तो प्रयास नहीं, ढूंढ ही लिया है। इसकी सहायता नदियों का पता लगाने का। तो उसकी सहायक नदियां आप बता रहे हैं। कि सहायक नदियां यानी कि उसको जो सपोर्ट कर रही। और नदियां, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी, शायद ये मिल रही है, तो वो सहायक बता रहे हैं ना। काबुल नदी, तो ये प्रयास किया गया। रावी नदी, व्यास नदी। अब है सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। मतलब छोटे छोटे नदियां जो साथी नदी भी कह सकते हैं। तो वो बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4,700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। नगर मतलब सिटी को जैसे कहते हैं। तो फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2,500 वर्ष पूर्व हुआ। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है? मानचित्र वन दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सारे म्यांमार पड़ोसी देशों को दर्शाता है। और दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया में समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे पर्याय उप महाद्वीप कहा जाता है। तब क्या है? गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब यहाँ नाम दिया गया है, गंगा और उसकी सहायक नदी सोन का पता है ना। तो गंगा कहाँ पर है? गंगा कहाँ बहती? ये है गंगा। और सोन कहाँ पर है? ये सोन, उसी के सामने से ये सोन। इसके दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में, नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों
रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अंत कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपा आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी-कभी सेनाएं जो सेनाएं होती थी दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी भी कभी काफले में भी, कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता वश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते? अब ये सवाल, आज क्यों करें? एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो, तो ठीक है, देख के आते हैं। तो मानचित्र वन देख लेते, झेलम नदी, काबुल, सुलेमान, ये सब कावेरी है नीचे, पूर्व घाट, अरब सागर देख लिए। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा, वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आव, आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जो सांस्कृतिक में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और उसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख सांस्कृतिक की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जाने? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढने और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ होता है हाथ, उससे निकाला गया। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है, जिसकी मिसाल ये इमेज में दी गई। पांडुलिपि। इतने वर्षों में इनमें से कोई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय क्या है कि ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है।
इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई सांस्कृतिक में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्र, पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी-कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। बाजू क्या है कि लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। ये अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों का मतलब क्या होती है? लिपियां जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। ये अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में। यहाँ तक हो गया। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखने वाले को क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों पाए एक प्राचीन का अध्ययन करते हैं। वो औजारों, बर्तनों, आभूषणों, औजार, बर्तन, आभूषणों तथा सिक्कों के प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें कुछ वस्तुएं पत्थर की, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी होती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्द नष्ट न होने वाले होते हैं। बाएं तरफ क्या है कि एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्रा। इस तरह के पात्रों का उपयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं तरफ में है कि एक पुरानी चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा इस प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये सिक्के कैसे भिन्न है, ये देखना है। पुरातत्ववादी पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते। इससे ये उन्हें ये जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। मतलब जमीन में क्या ढूंढते हो? चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां, जानवरों की। तो जैसे डायनासोर जैसे मिले थे उसकी हड्डियां वगैरह। तो उससे पता लगाया जा सकता है कि कैसे जानवर थे, लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते।
वनस्पतियों के अवशेष, मतलब जो हर्बीवर्स के जो रहेंगे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वह जले हुए रूप में बचे रहते। क्या पुरातत्व विधि को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? ये मतलब पुराने जो कपड़े हैं, क्लॉथिंग। पांडुलिपियां अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इस इतिहासीकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुन पुनर्निर्माण करते जाते हैं। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत क्या है, एक है या अनेक है? क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया का नाम है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशु पालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, जिसका हम आज भी देखते हैं। जैसा कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत, मतलब उल्टा, शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह के भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है बाकी। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के तिथि से जाती है। अत 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म को पूर्व की सभी तिथियां ईपू, ईसा से पहले, इसके हिसाब से रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 के अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास की और तिथियां क्या है कि अंग्रेजी में बीसी, बिफोर क्रिश्चियनिटी जो होता है, हिंदी में ईपू कहते हैं उसको। ये बीसी, ईसा पूर्व, पिछला, बिफोर का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट जो हो रहा है ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों में पहले ईडी भी देखते हो, हिंदी में ई लिखा पाता हो। तो ये क्या होता है कि इनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्द से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी ईडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर जो अक्षर सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन ईरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन ईरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है।
भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जैसे कि तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले में आता है। तो अब ये पृष्ठ 3 पर दो तिथियां है। कौन से दो तिथियां है उनका पता लगाना है। इनके लिए तुम किसी अक्षर समूह का प्रयोग करोगे। अब कल्पना करना है कि तुम्हें एक पुरातत्ववादी का साक्षात्कार साक्षात्कार लेना है। तुम 5 प्रश्नों का सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्ववादी को पूछना होगा। याद करना क्या है इसमें कि निम्नलिखित का समूल्य करो। नर्मदा घाटी ये क्या है? पहला बड़ा राज्य। मगध अखोट तथा संग्रह ये एक कॉमन टर्म से इसको लिख लेना है, एसएसटी में काम में आएगी। गारो पहाड़िया लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर है। सिंधु तथा इसके सहायक नदियां आरंभिक कृषि। गंगा घाटी प्रथम नगर है। पांडुलिपि तथा अभिलेख में से एक प्रमुख अंतर बताना है। अब आओ चर्चा करो कि राशिद के प्रश्नों को रशीदा के फिर से पढ़ो, क्या कह सकती हो। तो ये तो क्वेश्चन ये वाला, और साइड में किया गया है उपयोगी शब्द यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व। ये उपयोगी स्रोत। साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते थे, इसके बारे में क्या सोचते हैं ये सब बोलना है। आओ करके देखना है। लिपि पर जाना है वो चार्ट में, और भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाना है, स्त्री पुरुष ये सब ऐसे। अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों पर लिखी गई, कौन से पढ़ना पसंद करोगे ये। और इसी तरह से कुछ महत्वपूर्ण तिथियां है। कृषि का आरंभ कब हुआ? 8000 पूर्व वर्ष। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर क्या है? 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मध्य का बड़ा राज्य क्या है? 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व होता है ये। तो ये पहला चैप्टर ये खत्म हुआ। नेक्स्ट टाइम हम इसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।